मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए एक लीगली एयर टाइट विल बनाता है, यानी एकदम सोच समझकर बनाई गई वसीयत। राइट। आमतौर पर लोग आगे का सोचकर ऐसी प्लानिंग करते ही हैं। बिल्कुल। और वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को अपने बच्चों का लीगल गार्डियन अपॉइंट करता है। उसे लगता है कि उसके बाद उसके बच्चों की देखभाल वही दोस्त सबसे अच्छे से कर पाएगा। पर फिर एक दिन उस पिता की डेथ हो जाती है। और क्योंकि बच्चों की माँ अभी जिंदा है, कानून की नज़र में वो लीगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, वो वसीयत पूरी तरह से वर्थलेस हो जाती है। वेट, वर्थलेस मतलब नल एंड वॉइड? एकदम नल एंड वॉइड। उस दोस्त का उन बच्चों पर या उनकी प्रॉपर्टी पर कोई लीगल हक नहीं बनता। I mean, ये सुनने में थोड़ा अजीब और काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। कोई भी सोच सकता है कि आखिर एक व्यक्ति अपनी ही विल में अपने बच्चों के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकता। वही तो। पर कानून एक्चुअली ऐसे ही टेक्निकल और प्रोटेक्टिव तरीके से काम करता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, जहां हम फैक्ट्स और लॉज की गहराइयों को समझते हैं, वहां सभी का स्वागत है। हाँ, और आज का हमारा फोकस एक ऐसे लीगल स्ट्रक्चर पर है जो हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल हिस्से यानी माइनर्स के अधिकार और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 की। स्पेसिफिकली इस कानून की धारा 6 से लेकर 13 तक का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन हम यहाँ करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं, टेस्टामेंट्री गार्डियंस कैसे काम करते हैं और कानून एक माइनर की प्रॉपर्टी को मिसयूज से कैसे बचाता है। लेकिन इस हैवी लीगल जार्गन में उतरने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, क्योंकि 1956 में इस कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? प्राचीन हिंदू कानून में तो गार्डियनशिप पर बहुत कम लिखा गया था। हाँ, इसका रीजन बहुत सिंपल था। उस वक्त समाज का ढांचा बिल्कुल अलग था। जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट इतना मजबूत था कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं रहते थे तो परिवार का मुखिया, जिसे कर्ता कहा जाता था, वो स्वतः ही उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले लेता था। राइट। जमीन और प्रॉपर्टी पूरे परिवार की होती थी। किसी एक माइनर बच्चे के नाम पर अलग से ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती थी जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्पेशल लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत हो। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, अर्बनाइजेशन हुआ, जॉइंट फैमिलीज टूटने लगीं और न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड शुरू हुआ। लोगों के पास अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी आने लगी। सिचुएशन जहां एक माइनर बच्चे के नाम पर लाखों की प्रॉपर्टी है। वो माइनर एक ऐसे जहाज के 5 साल के कप्तान की तरह है जिसके पास खजाना तो बहुत है, पर उसे समुद्री तूफानों और सबसे बढ़कर लुटेरों का कोई अंदाजा नहीं है। सही एनालॉजी है। उस जहाज को एक अनुभवी नेविगेटर की जरूरत होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो जहाज को सुरक्षित रखे और सबसे जरूरी बात, वो खुद उस खजाने को ना लूटे। एग्जैक्टली। और कानून की भाषा में इस नेविगेटर को ही गार्डियन या संरक्षक कहा जाता है। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, ये इस 1956 के एक्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में डिफाइन किया। अगर इस एक्ट की सेक्शन 4 की बात की जाए तो ये क्लैरिफाई करता है कि माइनर वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और गार्डियन वो व्यक्ति है जिसे उस माइनर के फिजिकल वेलबींग या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि ये गार्डियन बनेगा कौन? हाँ, वहाँ आती है सेक्शन 6 जो नेचुरल गार्डियंस को डिफाइन करती है। इस सेक्शन के अनुसार हिंदू लॉ में केवल 3 लोगों को ही नेचुरल गार्डियन माना गया है, पिता, माता और पति। अच्छा, इसकी हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। कानून कहता है कि एक लड़के या अनमैरिड गर्ल के मामले में सबसे पहला हक पिता का है, और कानून में एक शब्द लिखा गया था आफ्टर हिम, यानी उसके बाद माता का हक होगा। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन हमेशा से था कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी आमतौर पर माँ के पास ही रहेगी, क्योंकि उस एज में बच्चे को माँ की केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही बात है। अब यहाँ एक छोटा सा फ्रेज है, आफ्टर हिम। ये फ्रेज लॉ की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया। I mean, दशकों तक अदालतों ने आफ्टर हिम का लिटरल मीनिंग निकाला, यानी पिता की मृत्यु के बाद। वही तो, इसका असर ये था कि जब तक पिता जिंदा है, माँ को कानूनी तौर पर अपने ही बच्चे की प्रॉपर्टी के मामले में नेचुरल गार्डियन नहीं माना जाता था। बिल्कुल, ये एकदम पेट्रियार्कल सोच का नतीजा था और इस टेक्निकलिटी को एक बहुत ही लैंडमार्क केस में चैलेंज किया गया, गिरधा हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999। वो आरबीआई बॉन्ड्स वाला केस, राइट? हाँ, उस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। गिरधा हरिहरन ने अपने माइनर बेटे के नाम पर आरबीआई के रिलीफ बॉन्ड्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। उन्होंने नेचुरल गार्डियन के तौर पर साइन किया, पर आरबीआई के क्लर्क ने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता जिंदा थे? वही तो।
आरबीआई का आर्गुमेंट था कि सेक्शन 6 के अनुसार पिता नेचुरल गार्डियन है और माँ का नंबर आफ्टर हिम आता है, इसलिए लीगली माँ साइन नहीं कर सकती। ये तो लाइक एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां लॉ का टेक्स्ट प्रैक्टिकल रियलिटी और जेंडर इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ खड़ा था। एग्जैक्टली। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आफ्टर शब्द का मतलब हमेशा डेथ होता है? अगर ऐसा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी का डायरेक्ट वायलेशन है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की उतनी ही लीगल पेरेंट है जितना कि एक पिता। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मास्टर क्लास जजमेंट दिया। उन्होंने कानून के शब्दों को दोबारा इंटरप्रेट किया और कहा कि आफ्टर का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है, बल्कि इन द एब्सेंस ऑफ है। यानी पिता की अनुपस्थिति में। राइट। और अनुपस्थिति का मतलब सिर्फ फिजिकली एब्सेंट होना नहीं है। अगर पिता बच्चे के मामलों में उदासीन है, देखभाल नहीं कर रहा या अलग रह रहे हैं, तो इन सभी सिचुएशंस में पिता को एब्सेंट माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में माँ ऑटोमेटिकली नेचुरल गार्डियन बन जाएगी, भले ही पिता जिंदा हो। ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इसने गार्डियनशिप के पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये बताता है कि लॉ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट नहीं होता। बिल्कुल। अब कुछ और सिनेरियोज भी हैं, जैसे अगर बच्चा इलिजिटिमेट है तो ये हायरार्की रिवर्स हो जाती है ना? हाँ, वहां पहले माता को नेचुरल गार्डियन माना गया है और आफ्टर हर पिता को, क्योंकि हिस्टोरिकली इलिजिटिमेट बच्चों की देखभाल का पूरा भार माँ पर ही आता था। सही है। कानून ने प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा। एक और प्रोविजन जिसका आज काफी विरोध होता है वो है मैरिड माइनर गर्ल का मामला। हाँ, कानून पति को नेचुरल गार्डियन बताता है, जो 1956 के बाल विवाह वाले समाज की झलक है। आज के पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज लॉज के समय में ये बहुत बड़ा टकराव पैदा करता है। मेक सेंस। और अडॉप्टेड बच्चों का क्या? सेक्शन 7 कहता है कि अडॉप्शन के तुरंत बाद गार्डियनशिप बायोलॉजिकल पेरेंट्स से शिफ्ट होकर अडॉप्टिव पिता और फिर अडॉप्टिव माँ के पास चली जाती है। ओके, यहां तक तो नेचुरल गार्डियंस की बात हुई जो रिश्तों से बनते हैं। पर क्या होगा अगर माता पिता अपने बाद अपने बच्चे का फ्यूचर किसी और के हाथों में सुरक्षित करना चाहें? वहां एंट्री होती है सेक्शन 9 की, जो टेस्टिमनरी गार्डियंस यानी वसीयती संरक्षक के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है। इसे एक वैलिड विल के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है। यही वो पार्ट है जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रही थी, वो दोस्त वाली विल का एग्जाम्पल। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत डायनामिकली डिजाइन किया गया है। अगर पिता की डेथ के वक्त बच्चे की माँ जिंदा है तो पिता की विल जिसमें उसने किसी तीसरे व्यक्ति को गार्डियन चुना था वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। कानून का मानना है कि माँ का जो नेचुरल अधिकार है वो किसी मर चुके व्यक्ति की वसीयत से कहीं ऊपर है, इसीलिए माँ तुरंत नेचुरल गार्डियन बन जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस माँ को पूरा लीगल राइट मिल जाता है कि वो अपनी खुद की विल बनाए और एक नया टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करे। तो पिता का चुना हुआ व्यक्ति कभी वापस पिक्चर में नहीं आता? सिर्फ एक रेयर सिचुएशन में, अगर माँ किसी नए गार्डियन को अपॉइंट किए बिना ही गुजर जाए, तब पिता की पुरानी विल रिवाइव हो सकती है। वाओ, ये लॉ बेसिकली क्लियर कर रहा है कि बच्चे पर प्राइमरी राइट बायोलॉजिकल पेरेंट्स का है और सर्वाइविंग पेरेंट का अधिकार सुप्रीम है। राइट। अब मुड़ते हैं उस सबसे सेंसिटिव हिस्से की तरफ जिसके इर्द गिर्द सारे डिस्प्यूट्स और कोर्ट केसेस घूमते हैं, वो खजाना, माइनर्स प्रॉपर्टी। हाँ, एक बार जब कोई व्यक्ति लीगल गार्डियन बन जाता है तो उसके पास पावर्स क्या होती हैं? कानून उन पर लिमिट कैसे लगाता है? इसका डिटेल फ्रेमवर्क सेक्शन 8, 11 और 12 में मिलता है। सेक्शन 8 कहती है कि एक नेचुरल गार्डियन वो सारे काम कर सकता है जो माइनर के बेनिफिट या उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो। लेकिन लॉ इंसानी लालच को जानता है, इसलिए लिमिट्स भी हैं। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 एब्सोल्यूट बार लगाता है कि कोई भी नेचुरल गार्डियन कोर्ट की प्रायर परमिशन के बिना माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। ना बेच सकता है, ना मॉर्गेज रख सकता है और ना ही दान कर सकता है। यहाँ तक कि 5 साल से ज्यादा के लिए लीज पर भी नहीं दे सकता। अब यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिमाग में आता है। अगर बच्चे को कोई सिवियर मेडिकल इमरजेंसी हो, सर्जरी के लिए पैसों की तुरंत जरूरत हो, तो क्या कोर्ट के चक्कर काटने में डिले नहीं होगा? ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? देखिए, इसका जवाब कानून के डीप प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में है।
लॉ मेकर्स जानते थे कि इमरजेंसी या पढ़ाई का बहाना बनाकर गार्डियनशिप का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, इसलिए कोर्ट का फिल्टर लगाना जरूरी था। यानी जब कोई प्रॉपर्टी बेचने कोर्ट जाता है तो उसे एक लीगल नेसेसिटी साबित करनी पड़ती है। एग्जैक्टली कोर्ट एविडेंस देखता है, वेरीफाई करता है कि वाकई मेडिकल बिल्स पेंडिंग है या बस जमीन बेचकर पैसा डकारने का प्लान है। इमरजेंसी में प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो सकती है, पर परमिशन मैंडेटरी है। अच्छा, क्या होगा अगर किसी गार्डियन ने बिना कोर्ट से पूछे प्रॉपर्टी बेच दी और बायर ने खरीद भी ली? क्या बच्चे का नुकसान हो गया हमेशा के लिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लॉ माइनर को अल्टीमेट बॉस बनाता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल मतलब बच्चे के पास चॉइस होती है? हाँ, जब वो माइनर 18 साल का होगा तब कानून उसे एक विंडो देता है, वो कोर्ट में जाकर उस डील को कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि वो बिना परमिशन के हुई थी। ओह, इसीलिए आजकल प्रॉपर्टी लॉयर्स हमेशा डबल चेक करते हैं कि माइनर का हिस्सा तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बायर का पैसा डूब सकता है। सही कहा। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम सेक्शन 11 ने उठाया, जिसने डी फैक्टो गार्डियंस के कंसेप्ट को खत्म कर दिया। डी फैक्टो गार्डियंस ये वो लोग होते थे जो ऑफिशियली गार्डियन नहीं थे पर कानूनी हैसियत जताते थे, राइट? जैसे गांव में कोई चाचा या ताऊ। हाँ, 1956 से पहले इन्हें थोड़ी पावर थी कि जरूरत पड़ने पर वो माइनर की जमीन बेच सकते थे, पर इसका इतना मिसयूज हुआ कि रिश्तेदार बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी बेचकर पैसे खा जाते थे। फिर 1956 के एक्ट ने इस पर एक स्ट्रिक्ट ब्लैंकेट बैन लगा दिया। बिल्कुल। इस मामले में मधेगौड़ा वर्सेस अंकेगौड़ा केस का रेफरेंस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि एक डे फैक्टो गार्डियन कानून की नजर में एक इंटरमेडला यानी दखलंदाज से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है तो क्या वो डील भी वॉइडेबल होती है? नहीं, वो वॉइड अब इनिशियो होती है, यानी शुरुआत से ही जीरो। कानून की नजर में उस डील का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये लालच के खिलाफ एक अभेद्य ढाल है। लॉ ने हर लूप होल को बंद करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का भी है ना, सेक्शन 12 में। हाँ, अगर माइनर किसी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है और कर्ता प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, तो माइनर के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए अलग गार्डियन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्ता का लीगल फ्रेमवर्क पहले से ही सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। मेक सेंस। अब इन सब सेक्शंस, लिमिटेशंस और राइट्स से गुजरने के बाद हम आते हैं इस कानून के एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर। सबसे पावरफुल सेक्शन, जो इस पूरे कानून का गोल्डन रूल है। सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि होगा। ये एक अकेली धारा बाकी सभी रूल्स, विल्स और राइट्स पर भारी पड़ती है। ये सुप्रीम बॉस की तरह काम करती है। बिल्कुल। इसका सिद्धांत बहुत क्लियर है कि जब भी कोर्ट को तय करना हो कि गार्डियन कौन बनेगा, तो कोर्ट किसी के अधिकार पर फोकस नहीं करेगा। फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि बच्चे का भला किस चीज में है। ग्राउंड लेवल पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई पिता कोर्ट में आके कहे कि मैं नेचुरल गार्डियन हूँ, मेरे पास बायोलॉजिकल राइट है, मुझे कस्टोडी मिलनी चाहिए, या कोई कहे कि मेरे पास तो टेस्टामेंट्री विल है, तो कोर्ट इन राइट्स को डिसमिस कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उसे गार्डियन नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट से बढ़कर नहीं हो सकता। और इस फिलॉसफी को समझने के लिए गौरव नागपाल वर्सेस सुमेधा नागपाल केस को देखना चाहिए। हाँ, कस्टडी बैटल्स हमेशा से बहुत ब्रूटल होती हैं, पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे माता पिता की प्रॉपर्टी या खिलौने नहीं हैं जिन पर मालिकाना हक जताया जा सके। ये स्टेटमेंट कानून का पूरा फोकस पैटर्नल पावर से हटाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन पर ले आती है। एग्जैक्टली। और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वेलफेयर का स्कोप बहुत वास्ट है। इसका मतलब सिर्फ बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाना या एसी कमरे में रखना नहीं है। राइट। मटेरियल कंफर्ट एक छोटा हिस्सा है। असली वेलफेयर उस बच्चे की मॉरल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग में है। एक फाइनेंशियली एवरेज पेरेंट जो सेफ और लविंग एनवायरनमेंट दे सके, वो कस्टडी जीत सकता है। ये सेक्शन दरअसल एक ब्रिज है जो एंशिएंट ट्रेडिशंस को तोड़कर मॉडर्न इंडिविजुअल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित समाज की तरफ ले जाता है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि कैसे कर्ता की जगह एक कोडिफाइड लॉ ने ली। हमने समझा कि कानून ने एक माइनर के लिए नेविगेटर अपॉइंट किया। हाँ, और गीता हरिहरन केस से समझा कि कैसे माँ को बराबरी का हक मिला। विल के कॉन्सेप्ट में माँ को सुप्रीम रखा गया और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के स्ट्रिक्ट रूल्स देखे ताकि बच्चे को फ्रॉड से बचाया जा सके। और अंत में हम सेक्शन 13 की छतरी के नीचे आए, जहां वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ही एकमात्र सच है।
लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट है। वो क्या? देखिए, कानून सोसाइटी के रिफ्लेक्शन के रूप में इवॉल्व होता है। 1956 में सोसाइटी का ढांचा अलग था। आज के दौर में फैमिली स्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। सिंगल पेरेंटिंग, को पेरेंटिंग, ब्लेंडेड फैमिलीज सब कॉमन हो रहा है। सही बात है, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो ऐसे में फ्यूचर कोर्ट्स के लिए वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को अप्लाई करना कितना चैलेंजिंग होगा। जब बच्चे की लाइफ में मल्टीपल पेरेंटल फिगर्स होंगे या जो वर्चुअल केयरटेकिंग बढ़ जाएगी, तब कल्याण को कैसे नापा जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और क्या आने वाले वक्त में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी कोर्ट एक लीगल स्टैंडर्ड मानेगी? सोचिए, उस 5 साल के कप्तान को सिर्फ एक लीगली साउंड नेविगेटर नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा नेविगेटर चाहिए जो उसके दर्द को समझ सके, उसे इमोशनली सेफ फील करा सके। कानून का ये सफर सिर्फ शब्दों और कोर्ट्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये इस बात पे रुकता है कि हम समाज के रूप में अपने सबसे कमजोर सदस्यों को कैसे बचाते हैं। एकदम सही। तो इन्हीं डीप लीगल और सोशियोलॉजिकल विचारों के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की लेयर्स को हम हटाते रहेंगे और उनके कोर लॉज को आम जिंदगी से जोड़कर देखते रहेंगे। अगली बार जब भी कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो या विल बनने की बात आए, तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि वहां हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अपना काम कैसे कर रहा है। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों के साथ आपसे मिलेंगे।